आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। अब से कुछ वक्त के बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2024 का इलेक्शन बहुत ही कुछ ही कदम दूर रह गया है और ऐसे में विपक्ष की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर अपोजिशन की माने तो इस वक्त ईडी जितनी भी कार्रवाई कर रही है उसके पीछे मरकजी हुकूमत यानी मोदी सरकार की साजिश है। मोदी सरकार अपोजिशन को परेशान करने के लिए या गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए ऐसा कर रही है। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। बाकायदा ईडी ने शराब घोटाले में तो पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 समन जारी कर दिए हैं। आज उन्हें बुलाया गया था, आज भी तलब किया गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि केजरीवाल पंजाब के सीएम के साथ मिले और हरियाणा की पार्टी के नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते आज दिन भर नजर आए। वहीं कोलकाता की बात कर ले तो यहां शाहजहां शेख, संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत जैसे नाम शामिल हैं जो इन दिनों ईडी की रडार पर हैं। इन तमाम कार्रवाइयों पर सवाल उठाने की सबसे बड़ी बुनियाद यह है कि इन सभी लीडरान को अपोजिशन में बैठे हैं और हालांकि मोदी सरकार इन तमाम इल्जामों को बेबुनियाद करार देते हुए इसको भ्रष्टाचार पर चोट बताती है। लेकिन अपोजिशन ये कहता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जो अपने मुखालिफों को लगातार परेशान करवाती है ईडी के जरिए। लेकिन जब कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके पाप खुद धुल जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो हम आपके सामने पेश करें तो बताऊं आपको कि नारायण राणे एक ऐसा नाम है जो जब गैर बीजेपी थे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके ऊपर कार्रवाई हुआ करती थी। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन जैसे ये बीजेपी में शामिल होते हैं उसके बाद इनके ऊपर जो कार्रवाई थी वो खत्म हो गई। आज चर्चा करेंगे आखिर ईडी, सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियां सवालों के कटघरे में आखिर विपक्ष इनको क्यों खड़ा कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका जिक्र भी मैं आपसे कर दूं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलती है। ये सीधे तौर पर सीबीआई के ऊपर कटाक्ष किया था। इसी को लेकर सवाल करेंगे, जवाब समझने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार इस पर क्या कहती है, अपोजिशन इसको किस तरीके से देखता है और देश का जो सियासी माहौल है वो किस ओर जा रहा है। 2024 के नजदीक हम हैं, क्या कुछ हालात रहेंगे और क्या ईडी एक अहम भूमिका निभाती नजर आएगी इन 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी को लेकर सवाल करेंगे। हमारे साथ मेहमान रहेंगे, राकेश सिंह रहेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे, स्वागत है सर आपका। हिमांशु रहेंगे कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। देवमोहन साहब रहेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही शिवाजी सरकार साहब रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे से सियासत पर नजर रखते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा आम आदमी पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं। देवमोहन साहब जी, 4 से 5वां समन जारी किया गया था, आज हाजिर होने के लिए कहा गया था केजरीवाल साहब को, लेकिन वो पहुंचे नहीं और उन्होंने लगातार इसको अवैध करार दिया है और कहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो ईडी सिर्फ सियासत से मुतासिर होकर कर रही है, यूं कहिए कि केंद्र के इशारों पर कर रही है। आखिर क्यों नहीं पहुंचते? क्या आपको गिरफ्तारी का डर है? देखिए नमस्कार। देखिए, ये जो हो रहा है इस देश में उस घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। पिछले 4 बार भी हमने कहा कि जो समन आ रहे हैं वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। 5वीं बार भी वैसा ही समन है कि बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है, जो बीजेपी के दफ्तर से ईडी के समन टाइप होके केजरीवाल साहब तक पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले ईडी बीजेपी के प्रवक्ता लोग बता देते हैं कि अरेस्ट किया जाएगा, तो समन है, ये आए अरेस्ट कर लेंगे। तो वो सारी चीजों से जाहिर होता है कि क्या करना चाहते हैं इसमें, विपक्ष के साथ क्या करना चाहते हैं। आप देखिए, लगातार मतलब जो ईडी है, एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में इनकी वॉशिंग मशीन लेकर चलती जा रही है जी। कि या तो सूटकेस पकड़ के और बिहार की तरफ से हमारी पार्टी में आ जाइए, नहीं तो वॉशिंग मशीन में आइए, धुलिए और साफ होके अपनी छवि को साफ करके हमारी पार्टी में रहिए, नहीं तो ईडी हम हैं ही, हम आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे जी। तो मंशा पे सवाल है। बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति शुरू कर दी गई है। आज तक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी यह देखा गया था कि कैमरे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोगों के वोटों को, जनप्रतिनिधियों के वोटों अपने पेन चला के उसको क्रॉस करके नल एंड वॉइड कर रहे। कि कहां आ गए हम, किस हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हमारे शहीदों ने इसके लिए नहीं कुर्बानियां दी थी। तो ये बीजेपी की मंशा इस समय सिर्फ और सिर्फ शाम दाम दंड भेद करके सत्ता पाने की है, सत्ता में काबिज रहने की है। छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, की नीयत में खोट है।
ये सिर्फ अपोजिशन को कि देख रहे हैं कि 24 में ये सारे मिल के इंडिया गठबंधन यदि एकजुट है तो वो कुछ बड़ा उलटपुर होने की आसार है इनको। ये ईडी को हर घर में सूटकेस और वॉशिंग मशीन लेके भेज रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं ये लोग। तीनों में से कहीं ना कहीं उनको बस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश चल रही है। ठीक है, हिमांशु जी के पास आना चाहूंगा। हिमांशु जी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। सर, आपके भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं। 3 नाम मैं अभी पढ़ भी रहा था। डीके शिव कुमार साहब जानते सभी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम हैं, और उसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तमाम नाम है जो ईडी की रडार पर हैं। आपको क्या लगता है इस कार्रवाई से? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बल्कि आज भी कहा कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई। जिस देश में 95% रेड ईडी, सीबीआई और आईटी का सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो, तो यह बताने के लिए काफी है कि उस देश के सत्ता में बैठी हुई सरकार देश के लोकतंत्र का समूल नाश करना चाहती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँ। देखिए, 2004 से 14 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापामारी किया था जी, और 26 बड़े नेताओं पर उन्होंने कार्रवाई की थी, जिसमें से 14 विपक्ष के नेता थे और 12 पक्ष के नेता थे। लगभग इक्वल ही थे, आप कह सकते हैं 13 थे। ठीक। लेकिन आज 2014 से 22 तक 121 बड़े नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 115 नेता विपक्ष के, यानी 95% नेता विपक्ष के। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला था, 13 सांसदों के, 13 बड़े नेताओं के खिलाफ एक साथ कार्रवाई हुई थी, ईडी का छापामारी हुआ था, लेकिन इनको कुछ हाथ नहीं लगा। ये देख लीजिए ईडी का और सीबीआई और आईटी का उपयोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए करती है, किसी से छुपा हुआ नहीं जी। आप देखे होंगे 2019 में ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पीएमएलए एक्ट में सुधार कर और सुधार के लिए विधेयक लाती है कैसे? दिलचस्प बात यह है कि पीएमएलए एक्ट में बदलाव के लिए इस तरह का बिल लाया जाता है जो मनी बिल कहा जाता है, मनी बिल की तरह लाया जाता है। और मनी बिल के लिए राज्यसभा में लाना कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाता है। चूंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, उन्होंने मनी बिल की तरह इसको लाया और इसका दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ करना शुरू किया। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा। नाम तो आप ही बोले हैं, बहुत लंबा लिस्ट है। नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, भावना गावली, लेकिन कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, 2021 में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया जाता है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके जस्ट बाद न्यायालय द्वारा उनकी रिहा भी कर दिया। इसका मतलब क्या था कि यह मामला प्लांटेड था, सिर्फ डराने धमकाने के लिए, अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन सर, कांग्रेस से मेरा सवाल है, हिमांशु जी, नहीं, अगर अदाकार की बात आप कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। नारायण राणे 2016 में बीजेपी में, नारायण राणे पर 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था, और उनके ऊपर क्या आरोप था कि इनके और इनके परिवार के जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसकी जांच होनी चाहिए। 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है नारायण राणे पर। और उसके बाद 2017 में नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, सारा मामला खत्म होता है। आज नारायण राणे कहाँ है? केंद्रीय मंत्री है। हिमांशु जी, लंबा हो जाएगा, मैं आऊंगा आपके पास, पहले और प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं आगे चलता हूं। राकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में, इख्तियार में आप बैठे हुए हैं, लगातार इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, बल्कि जब आम आदमी पार्टी को हम सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि दरअसल डर है, यह हताशा है, आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि कहीं इंडिया अलायंस के आगे आपके सामने दिक्कतें पैदा ना हो जाएं, इसलिए विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी के इशारे पे, सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। उनको गिरफ्तार जो किया जा रहा है वो सही नहीं है।
अरे आप के सारे नेता, 3 नेता, एक सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता 4 साल से यही बयान सेम टू सेम यही बयान उस समय दे रहे थे। 4 साल से जमानत नहीं हो रही है, जेल मंत्री है और जेल में है। 2 साल तक जेल मंत्री रहते हुए उनको हटाया नहीं गया था, वो जेल में थे। यही बयान था सेम। मनीष सिसोदिया के बारे में यही इन्होंने कहा था, सेम बयान बदल नहीं रहे हैं। अदालत गए, अदालत में जमानत नहीं मिल रही है। यही हाल संजय सिंह का, बड़ी लंबी लंबी बात करें। अरे आप सीधे बताइए कि आपने भ्रष्टाचार नहीं, पहला ऐसा शिक्षा मंत्री होगा किसी प्रदेश का शराब घोटाले में जेल में है 6 महीने से। तो ये बताना चाहिए कि आप जो है निर्दोष हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि सब आरोप हैं, ठीक, इधर भी आरोप है, उधर भी आरोप है, कोई जमानत पर है, कोई जेल में है, किसी पर सजा नहीं। 2 गठबंधन है, एक इंडी गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में किस गठबंधन के बड़े नेता जो मंच शेयर कर रहे हैं, जो बैठकों में शामिल है, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप दोषी सिद्ध किया है? अरे किसी गेहूं की बोरी को पूरा बोरी खोलना नहीं पड़ता, परखी डालिए, पता चल जाएगा। एक नेता लालू प्रसाद यादव आपके गठबंधन में है, आप उनके साथ मटन खा रहे हैं, उनको तो कम से कम अदालत ने सिद्ध कर दिया है कि वो भ्रष्टाचारी है, मोहर लगा दिया है। कम से कम उनसे दूरी बना लेते तो आपकी बात पे भरोसा हो जाता। लेकिन नहीं, सारे आरोप किनारे करिए, आप तो उनकी गोद में बैठे हैं जिनको अदालत ने मोहर लगाकर कहा है कि ये भ्रष्टाचारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शिवाजी सरकार साहब। सर, आपको चर्चा में लाना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा जो देश का माहौल इस वक्त हुआ है 2024, 2 महीने के बाद में हम देखेंगे लोकसभा का इलेक्शन, ईडी का इतना इंटरफेयर हो जाना या फिर जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर इतनी परेशानियों का सबब बन जाना विपक्ष के लिए, क्या समझते हैं आप, किस ओर जा रही है ये सियासत? देखिए, हमने पॉलिटिकल कल्चर बनाया जी। जब जो सत्ता में रहता है, और ये नहीं है कि सेंटर में हो रहा है, स्टेट्स में भी यही हो रहा है, तो सत्ता में है वो सही है, जो सत्ता के बाहर है वो गलत। जब ये पॉलिटिकल कल्चर बनाएंगे ऐसा, तब शिकायत किसकी करेंगे जी, और किससे करेंगे? स्टेट्स में पुलिस होती है, उन्होंने ये भी हमने देखा कि ईडी के जब रास्ते गलत थे तो स्टेट्स के पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। तो यहां सही कौन है? अगर राजनीति में हम सारी गलत खेल ही खेलते रहेंगे और सारी पार्टियां यही गाना रोती रहेंगी, तो मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को डिसबैंड कर लेंगे और उनको संन्यास ले लेना। क्योंकि राजनीति और संविधान हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी भी राजनीतिक दल के गुलाम हो। राजनीतिक दल जो है भूल गई है वो जनता की गुलाम। सेवक कहते हैं, सेवक होते नहीं है, वो चाहते हैं जनता उनकी सिर्फ सेवा करे। इलेक्टोरल रोल बनेगा, इलेक्शन फंड्स होंगे, उसमें जनता पैसे दे, कॉर्पोरेट दे, सब कोई दे, और वो पैसे जो लेंगे वो सही है, ऐसे भी जो ले रहा है। सीबीआई, ईडी जो है, स्टेट पुलिस जो है, जो सरकार होती है वही इस्तेमाल करती है। तो सवाल ये है, जब आप पॉलिटिकल कल्चर ही ये होगा जी, तो जब ऑपोजिशन में होंगे आप सफर करेंगे जी। अच्छा, और जब सरकार में होंगे आप एंजॉय करेंगे। शिवाजी साहब, आप मुझसे उम्र में भी, काम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी होगी। आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस के दौरे इख्तियार में भी क्या इसी तरह के एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाए गए जब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ग्रुप हुआ करता था? बिल्कुल रहा है जी। कांग्रेस के जमाने में ये एलिगेशन नहीं लगते रहे कि सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और सीबीआई का इस्तेमाल किसके खिलाफ नहीं हुआ है जी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लीजिए, सबके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल। स्टेट के लीडर्स ले लीजिए, उनके खिलाफ हुआ है। मैं उसके सही गलत में नहीं जा रहा हूं, उन्होंने सही किया था या गलत किया था। आज भी किसी को नहीं पता कि आपके नेता जो शराब घोटाले में भी अंदर है, वो कहीं कभी किसी ने शराब छुआ भी कि नहीं जी। आज अगर हेमंत बिश्व शर्मा की बात आती है तो बीजेपी जो है कहती है कि नहीं वो ठीक है। अजीत पाठक जो एक दिन पहले तक खराब थे, दूसरे दिन सही हो जाते। तो सही तो कोई है नहीं यहाँ।
और इसलिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जनता को चाहिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो उनको बिल्कुल न तो इलेक्शन लड़ने दे और न उनको इलेक्शन में वोट, क्योंकि उन्होंने ये कल्चर पे तैयार किया है। उम्मीद की गई थी जो लोग विपक्ष में थे जब वो सरकार में आएंगे इन चीजों को सही करें, पर अगर वो भी उसी गलत रास्ते में चल रहे हैं तो हम वोटर क्या करेंगे? हम वोटर्स को ऐसे पार्टी नहीं चाहिए जो जनता को परेशान करे। हम किसी को वोट देके पूछते हैं किसी पार्टी के लिए, वो जाके वहां दल बदल लेते हैं और दल बदल कानून के मजाक उड़ा रहा हूं। हमारे पास कोई पावर्स नहीं और कहते जनता बादशाह है। जनता बादशाह है, खाली जेब है, खाली पावर नहीं है, कुछ नहीं है जनता। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पूरी पॉलिटिक्स का दलदल बना रही। आई एम वेरी हैप्पी कि आज ऑपोजिशन पार्टीज के जितने लोग हैं उनके साथ ये हो रहा है। कल जब आज जो सत्ता में उनके साथ होगा तब भी मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है परेशानियों के अलावा? महंगाई बढ़ती है, आप वाले बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं। एक जमाने में कल्चर ये था कि कांग्रेस पार्टी जो थी अपनी सरकार के खिलाफ खुल के बोलती थी। महंगाई हो गया तो बोलती थी, कोई मिल बंद हो गया तो बोलती थी, किसी तरह का अन्याय हुआ तो बोलती। ऑपोजिशन भी रूलिंग पार्टी नहीं होता जी। और इसलिए सन 50 से लेके सन 67 तक किसी ऑपोजिशन पार्टी को जगह नहीं मिली। हमें देश में ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, रूलिंग पार्टी चाहिए। आज कोई नहीं है ऐसे। ठीक। सवाल ये है कि हम ऐसे पार्टीज को क्यों पाल रहे हैं? कौन ऐसी पार्टी के लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी नहीं? हमें बता दी किस पार्टी के नहीं? समाजवादी के पास नहीं है। टोल के दाम बढ़ते जाते हैं, समाजवादी के भी अपने टोल रोड है, मायावती के अपने टोल रोड है, कांग्रेस के लीडर्स के अपने टोल रोड है, बीजेपी लीडर्स के अपने टोल रोड है। तो जनता लुटती रहेगी, पिसती रहेगी। और NHI जो है सारे टोल और सेस इकट्ठे होने के बावजूद जो है जनता का पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। वहां जो है 3.5 लाख करोड़ का NHI पर कर्जा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा उस पर। पूरी हुकूमत चल रही है जो पूरी बजट बनी है। ठीक है शिवाजी, मैं आऊंगा उसके पास, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं हिमांशु जी के पास बता दूं जी। बजट का 60% जो है इसकी जो GDP है हमारा उधारी का GDP, हम उधारी का ग्रोथ दिखा रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। ऑपोजिशन में किस लिए बैठे हैं? दुत्कार है ऐसे लोगों को जो ऑपोजिशन में बैठे, जिनकी हिम्मत नहीं है कि सच बात बोले। अरे हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कि उनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के सबसे बड़े बदमाश किसने की थी? ऑपोजिशन के लोगों ने थी। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है सरकार में होने की? ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। हिमांशु जी, सुना होगा आपने शिवाजी सरकार साहब की बातों से सीधे तौर पर यह जाहिर हुआ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जब आप दौर इख्तिदार में थे तो विपक्ष के ऊपर भी हुआ, खासतौर पर P चिदम्बरम और गृह मंत्री अमित शाह वाला मामला मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने पढ़ा उस बारे में। तो ये तो आपके राज में भी हुआ है। देखिए, आंकड़ा बताने के लिए काफी है। 2004 से 14 तक PMLA एक्ट में 26 केसें दर्ज होती और 14 विपक्ष के नेता, 12 पक्ष के नेता लोग। आज की तरह 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती। अच्छा। कोयला घोटाला का हमने जांच करवाया था, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की जांच हमने करवाया था, हमने दोषियों को जेल भेजने का काम किया। इस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का बचाव करती है वैसा हमने नहीं किया था। आज देखिए CAG का रिपोर्ट आता है, CAG की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि CAG की रिपोर्ट पर जिसने प्रश्न चिन्ह उठाया, जिसने घोटालों की बात कही, जिन पदाधिकारियों ने घोटालों का पर्दाफाश किया है CAG की रिपोर्ट में, उन सारे पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया, उन पर कार्रवाई कर दी गई। ये है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक डिफरेंस। ये समझने की बात है। हमने इस तरह का कार्रवाई नहीं किया कि सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर हो और सत्ताधारी दल के लोगों को क्लीन चिट देते रहे। अब बताइए, अजित पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं 2 दिन पहले कि अजित पवार जेल जाएंगे चक्की पीसी और 2 दिन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उनको क्लीन चिट मिल जाता है।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नारायण राणे के बारे में आपको कह रहा था कि 2017 से पहले उन पर सारी कार्रवाई होती थी, 300 करोड़ रुपए का मामला था कि मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उन पे ऊपर कार्रवाई आज तक होती रही है। कोई एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी आज तक जांच नहीं की, बताए कि कोई जांच हुआ हो। ये सारे चीजें ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए और राजनीतिक स्वार्थ हित के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है विपक्ष के नेताओं पर। एक उदाहरण दूंगा, असम का शारदा घोटाला सबको याद होगा। 2014 में हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी को कलकत्ता के सीबीआई कोर्ट में ऑफिस में बुला करके उनके ऊपर जांच किया जाता है और उनसे लंबी पूछताछ की जाती है दोनों आदमी से। 2015 में गुवाहाटी हाई कोर्ट निर्देश देता है कि आप जाकर के सीबीआई को इसको सुपुर्द कीजिए और सीबीआई इसकी जांच करेगी जितनी भी ये करप्शन है उसको। लेकिन 2015 में ही जब हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उन पर कार्रवाई रुक जाती है। आज तक कोई सीबीआई ने जांच किया, कोई कार्रवाई हुई? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने हित के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक डंडे के रूप में सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करी। मैं आपको बता रहा था, देखिए किस तरह से रायपुर में हमारा महाधिवेशन था और 2 दिन पहले हमारे नेताओं के घर पर छापामारी चल रही थी ईडी का। क्यों ऐसा किया जाता? इसलिए किया जा रहा था कि जो विपक्ष के नेताओं का बैठक होने वाला है, जो कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है, उसको हम किसी तरह से रोक दें, उसको डिस्टर्ब कर दें। इसके लिए सारी कवायद थी। आज देख लीजिए तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो चार्ज है उसमें वो नाबालिग थे और उनके ऊपर अब जांच किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बदले जो आपके सुशील कुमार मोदी हैं उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप झारखंड में देख लीजिए, बिहार में 3 घंटे में नीतीश कुमार जी को दोबारा शपथ लेने के लिए बुला दिया गया। राजभवन से ऑफर आ गया कि चाहिए, चलिए आप शपथ ले लीजिए। लेकिन झारखंड में देख लीजिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, चंपई सोरेन नेता होते हैं, चुने जाते हैं, लेकिन 2 दिन तक राज्यपाल मिलने का अवसर नहीं देते। क्या है इसका मतलब? क्या है? गोवा में तो यहाँ पर आप सीधा राज्यपाल के ऊपर इल्जाम लगाने से? राज्यपाल कौन होता है? एक केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है राज्य में, और केंद्र सरकार की नियत में ही यदि खोट हो तो राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल तो वही करेंगे जो केंद्र सरकार से उनको दिशा निर्देश मिलता है। आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की गोवा में किस तरह से वहां पर लोकतंत्र का चीरहरण हुआ था। कर्नाटक में आपने देखा था, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने राज्यपाल के द्वारा किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया। इन लोगों को वहां विपक्ष में बैठने का जनादेश था और किस तरह से तोड़ जोड़ करके आप सत्ता हासिल कर लिए। देखिए एक ही बात है, किसी तरह से सत्ता में बने रहना, किसी तरह से अपने पावर का उपयोग करना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान आज वेंटिलेटर पर है और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आज इस देश में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर के, नहीं तो इस देश के लोकतंत्र का खात्मा निश्चित है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर। ठीक है राकेश जी, बहुत गंभीर इल्जाम आपके ऊपर लगाए। सीधे तौर पे अंग्रेजों का जो दौर हुआ करता था उसकी याद दिला दी, कह रहे हैं कि दूसरी जंग आजादी फिर से हमें लड़नी पड़ेगी अपोजिशन के साथ मिलकर। इल्जाम आपके ऊपर कई लगाए गए और सीधे तौर पर एक आ गया कि जो गवर्नर कर रहे हैं, और ये वाकई में लोग इसको लेकर बात कर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में क्यों नहीं वक्त दिया गया, बिहार में फौरन बुला लिया गया और सरकार बनाई गई और उन्होंने शपथ ले ली। जेएमएम की तरफ से जब चंपई सोरेन सीएम बनते तो 10 दिन का उनको वक्त दे दिया जाता है कि आप बहुमत अपना साबित करें। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, राज्यपाल का विशेषाधिकार है। और दूसरी बात यह है कि आरोप लगा कौन रहा है? लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये कौन लगा रहा है? एक कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं। वो प्रवक्ता, वो कांग्रेस जो अपनी सरकार में पूरे लोकतंत्र को कैद में डालकर अंबेडकर जी ने जिस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था उसको बदल दिया। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अरे लोकतंत्र की हत्या उस समय हुई थी, संविधान उस समय बदला गया था। उसके बाद संविधान नहीं बदला गया इस तरह कि लोकतंत्र को कटघरे में बंद कर दिया जाए, उसके बाद बदल दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता जिन नामों को बता रहे हैं
जैसे मान लीजिए कभी इनके साथ खड़गे जी हैं जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल को बीजेपी के साथ आ जाए, दोनों में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो ये कल को कहेंगे कि नहीं वो भ्रष्टाचारी थे। तो आप अपने सहयोगी सारे जितने नाम गिनाए हैं आप, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद आरोप लगा रहे हैं अपने मित्रों को कि जो आपकी तरफ से इधर आ गए कि वो भ्रष्टाचारी थे, ये आप कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। और तीसरी बात यह है कि अभी तक का जो आंकड़ा है 9 साल में ईडी ने, पता है ईडी ने 2,15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, और ये सदन का आंकड़ा है। इस सदन के आंकड़े को एक सांसद ने सवाल किया तो जवाब सरकार की तरफ से आया है कितने लाख करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। तो यह छोड़ दिया जाए, यह कह दिया जाए कि आप लूट करिए, यह कह दिया जाए कि आप घोटाले करिए, यह कह दिया जाए धीरज साहू कि आपके जो पैसे हैं वो दे देंगे। हाँ, आप भारत जोड़ो यात्रा में जो पूरी काली कमाई थी उसको आप इस्तेमाल करिए। और तीसरी बात यह है कि एक कार्रवाई हुई, आपकी बात फिर से आपके पार्टी में आ गए तो उसका दाग धुल गया। आप लोग जब आप सत्य नहीं सुन पाते हैं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, यही दिखाता है कि चोरी करना बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार करना बंद कर दीजिए, घोटाला करना बंद कर दीजिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी। और यही कारण है कि ये व्यग्रता जो है ना कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने सत्य बताया है, सही बताया है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। आपको भी पता है कि कांग्रेस के नेताओं की क्या स्थिति है। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। आपने तो लगातार देश में लोकतंत्र का चीरहरण किया है और करते आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है हिमांशु जी सुन लेते, मणिपुर वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं बीजेपी को। सुन नहीं पा रहे, इनकी पूरी बात मैंने सुनी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। राकेश जी पूछ रहे हैं, कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां क्यों नहीं प्रधानमंत्री जाके? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल ये सवाल कर चुके हैं। देखिए ये विषय पुराना हो गया है। मणिपुर पर इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया कांग्रेस ने, और जब माननीय प्रधानमंत्री बोलने आए तो जब मणिपुर पर बोलना शुरू किए तो ये चले गए सदन से बाहर। इनकी गंभीरता, इनका विषय पर पकड़, इनकी जो काम करने का तरीका है ये तरीका है। और चौथी बात यह है कि कभी भी ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। मोदी जी के ऊपर आरोप लगे थे ना, वो जाते थे उनसे 12-12 घंटे पूछताछ होती थी ना। यहाँ 3 हमारे विद्वान नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कभी पार्टी को सड़क पर उतारे क्या? 12-12 घंटे पूछताछ हुई माननीय मोदी जी से, मुख्यमंत्री रहते हुए एजेंसियों के द्वारा। हिमांशु जी आऊंगा मैं आपके पास। हिमांशु जी आपको मौका दूंगा। केजरीवाल पर पूछताछ होती है, तेजस्वी लालू पर पूछताछ होती है, पूरी पार्टी को सड़क पर उतार दिया जाता है। ये चरित्र में, राजनीतिक चरित्र में सभी दलों से और बीजेपी का अंतर है। ठीक है हिमांशु जी। पेशाब करते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। बात यही है, आपके नेता राहुल गांधी है, आप विषय का पकड़ यही है आपकी। मैं जो विषय उठा रहा हूँ, आप IT सेल के लड़के जो जाकर के गैंग रेप करते हैं बनारस में, जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में बोलिए ना। उसके बारे में बोलने में तो आपके मुंह में दही जम जाता है, उसके बारे में तो आप बोल नहीं सकते। ठीक है राकेश जी, हिमांशु जी आगे थोड़ा बढ़ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाता हूं। ठीक है राकेश जी, मैं देवमोहन साहब आपके पास आ रहा हूं। देवमोहन साहब, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जामात लगे हैं, या इससे पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर इल्जाम लगे, संजय सिंह के ऊपर इल्जाम लगे, दोनों ही दुर्भाग्यवश जेल में इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लगातार इल्जामात लगते रहे हैं। अगर इल्जाम बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल पेश हो जाते? 5वां समन जारी किया जा चुका है, क्यों नहीं? अगर वो ईमानदार हैं तो नहीं पहुंच जाते ईडी के सामने? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने बता दिया है कि जो समन है वो गैर संवैधानिक कैसे हैं सर, जरा मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लीगल जानकारी नहीं है, बट मैं समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, उसमें हम बार बार पूछ रहे हैं कि ईडी हमें किस ज्यूरिडिक्शन में बुला रही है, मतलब कि ईडी क्या किस एज अ गवाह बुला रही है या एज एक्यूज बुला रही है, क्या बुला रही है। ईडी बार बार नहीं लिखती है, और हमारी लीगल टीम ने उसको, क्या राकेश भाई रुक जाइए, थोड़ा बोल लेने।
हमारी लीगल टीम ने उसको एग्जामिन किया है और हमने पाया है कि वो इलीगल है। हम बार बार जवाब भेज रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, वो चीज ईडी क्यों नहीं बता देती? जब ईडी बता देगी तो हम चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी राकेश जी बता रहे थे कि पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर कर लिए। शराब घोटाले में 1 रुपए रिकवर किए कहीं से? मनी ट्रेल का पता किया कहीं से? आप उसके लूप होल को यूज कर रहे हैं जो पीएमएलए एक्ट का है, और उसके तहत आप किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, महीनों महीनों सालों साल जेल में डाल दे रहे हैं। वो तो आपकी मंशा दर्शाता है कि आप क्या करना चाहते हैं देश के संविधान के साथ। ठीक है, आज हमारा प्रोटेस्ट था, आज हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा था, जो कैमरे पे आपके पदाधिकारी सारा नल एंड वॉइड करते हुए पकड़े गए थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हम गांधी के देश में? आप घरों तक जा जाके विधायकों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, उठा के थानों में लेके जा रहे हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं को उठा रहे हैं। किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं आप? इस तरह की राजनीति, मतलब देश के शहीदों को, हम सबको शर्मसार कर देने वाली राजनीति पे उतारू हो गई है बात। ठीक है, शिवाजी सरकार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, अगर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाता है, हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि वो जो समन है उसमें जो मजबूत दलील है वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो गैर कानूनी इसको करार दे रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं ईडी के सामने, तो क्या वही अंजाम हो सकता है जो हेमंत सोरेन का हुआ? नहीं, सवाल जो है जी, कि किसी भी प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी को ये पावर्स नहीं है कि वो जबरदस्ती जाके पूछताछ, उसको एक कानून के दायरे में करना हो, और उस कानून के दायरे में अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो वो पूछताछ नहीं कर सकते। सवाल है कि आम आदमी के साथ कितनी लागू होता है? आम आदमी बेचारा इतना मजबूर होता है, उसके पास ना पैसे होते हैं ना वकील होते हैं, इसलिए आम आदमी तो वो नहीं कर सकता, पर आप पार्टी और केजरीवाल ये कर सकते हैं। अगर उन्होंने किया है और वहां से सही जवाब नहीं आ रहा है, तो आप अगर संविधान के हिसाब से देखें या सामान्य नागरिक के अधिकार के हिसाब से देखें, तो आप पार्टी और केजरीवाल गलत है। अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, इसको अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करना, सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि मैं अगर सरकार में बैठा हूं और मैं कह दूं ईडी को कि तुम जाओ और वहां जाके पकड़ के ले आओ, तो पकड़ के ला सकते। उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी लीगल प्रोसीजर उसको प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना। अगर वो नहीं कर रहे हैं, पुलिस या तरीके से जा रहे हैं, और देश तो है आज पुलिस या स्टेट को क्या है, इसमें कोई शक नहीं, तो गलत हो रहा है। बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर चलाने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान में उसके प्रावधान है, आप नहीं चला सकते। बुलडोजर चलाना भी गलत है। इत्तेफाक है कि ऑपोजिशन उसको ज्यादा नहीं बोलती। तो जो भी है देश में कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं समझता हूँ, गवर्नर की भी बात हो रही जी, और हमें मालूम है गवर्नर कैसे फंक्शन करते हैं या नहीं करते। गवर्नर के पास कोई काम नहीं होता है, सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कुछ कभी कभी एक आध कागज पहुंच जाती है साइन करने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं। ऐसे गवर्नर कहे कि मैं बिजी हूँ, तो हमें सोचना पड़ता है वो कहाँ बिजी जी, इसलिए गवर्नर का बिजी होना तो सही नहीं है कभी भी। पर मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये क्यों नहीं तय करती कि ऑपोजिशन जो है वो भी सरकार का हिस्सा हो, जो सरकार के बाहर नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है वो भी सरकार का हिस्सा है। तो ऑपोजिशन ने आज तक ये क्यों किया कि एक ट्रेडिशन बनाए, एक कन्वेंशन बनाए कि गवर्नर जो भी हो वो ऑपोजिशन पार्टी का हो जी, कहीं भी हो। ठीक, तभी वो गवर्नर जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। ठीक है सर, वो एक लंबी बहस उसके ऊपर हो सकती है, मैं आगे बढ़ता हूं। बहस नहीं है, सारी चीजों से जुड़ी हुई चीजें जी। जिस बात पर केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, ये उसी बात का जवाब है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं चर्चा में। और सर, राकेश जी आपके पास आ रहा हूं।
जब से ये इल्ज़ामात लगने शुरू हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया जाता है और ये कहा जाता है चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, जो कि स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो सही इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो बाकी अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने ईडी को बहुत हल्के में लिया भी है। उसका एग्जाम्पल बल्कि मैंने लिखा भी था, सर्वोच्च अदालत ने जो कहा सीबीआई पिंजरे में बंद एक ऐसा तोता बन गई जो अपने मालिक के लिए काम करती है, सीधे सीधे केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कहा गया था। उसके बाद हेमंत सोरेन को जब समन जारी किए जाते हैं तो 1 दर्जन से ज्यादा समन जारी हो जाते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि ये केंद्र की सियासत से प्रेरित है और मेरे पास वक्त नहीं है। वो साफ तौर पर डिनाई कर देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल का जिक्र बार बार मैं कर रहा हूं। और कोलकाता में जो शाहजहां शेख के दरमियान में जो शाहजहां शेख के केस में हुआ, वहां तो बाकायदा ईडी के ऊपर हमला तक हो गया, उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कई जो ईडी के अधिकारी तो उनको चोट आने की खबर आई। तो ये एक जो उनकी मजबूती है या जो उनका एक ओहदा था या एक औरा था, वो भी खत्म हो रहा है। सियासत से सीधा ये कहा जा रहा है या यूं कहिए कि इस तरीके से उनको टैकल कर रही है अपोजिशन जैसे वो सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, साफ सी बात है, भ्रष्टाचार कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हो रही ना, वही तो बात चल रही थी। देखिए कांग्रेस वाले हंस भी रहे हैं। मैं नहीं, कांग्रेस वालों को ये नहीं पता है कि जब जमानत पर राहुल गांधी जमानत पर है भ्रष्टाचार के मामले में, सोनिया गांधी जमानत पर है हेराल्ड केस में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान केस चला था? अगर कांग्रेस के किसी के पास है कि राकेश सिंह के खिलाफ कोई ऐसा है मैंने भ्रष्टाचार किया है और आपके पास है, तो आप अदालत जाइए, हमारे खिलाफ जांच होगी, कोर्ट की निगरानी में होगी। लेकिन आपके पास कुछ नहीं, आप आरोप लगाते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग किस चरित्र के लोग हैं इस मामले में। हाँ, मैं कहता हूं कि राकेश सिंह को कटघरे में खड़ा करिए ना, अदालत जाइए। और उदाहरण दे रहा हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में वो केस नहीं खुला था। अरे चुनौती है ना कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, अदालत नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है, क्योंकि वो बीजेपी में है। किसी और नहीं खड़ा कर सकता, कटघरे में खड़ा करिए। कोई वकील नहीं है, जनता आपकी सुन रही है, मुद्दे आप उठा नहीं सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, केवल बयान दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। तो राजनीति छोड़िए, कोई और काम करिए। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, समाज में काम करते हैं, तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। राकेश सिंह अगर गलत कर रहे हैं तो राकेश सिंह के खिलाफ आप अदालत जाइए, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत किया है, राकेश सिंह ने नहीं किया है। ये अंतर है दोनों में। और यही कारण है कि आप जब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसने सीधे सीधे एजेंसियों के सामने वो पेश हुए, जो सवाल थे उसके जवाब दिए। जो घपला नहीं करता ना, वो एजेंसियों से डरता नहीं है कि सम्मान से भाग रहा है। सम्मान गलत है तो अदालत जाइए। एजेंसियों से तो दोस्ती है समाज पे, न जनता पे। आप चला रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन लेके घूम रही है एजेंसियां, न अदालत पर, अपना सूटकेस और वॉशिंग मशीन लेके घूम रही है एजेंसियां। संविधान विपक्ष के दलों को एक भी किसी भी व्यवस्था के एक अंग पर विश्वास नहीं है। आपकी वॉशिंग मशीन लेके एजेंसियां घूम रही हैं, आपसे कौन बयान सकता है कुछ भी? आप केवल भाषण देते हैं, आप धरना प्रदर्शन करके जनता को, समाज को, उनकी व्यवस्था को बाधित करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास टेक्निकली भी कुछ नहीं है, आपका मोरली भी कुछ नहीं, नैतिक रूप से भी आपके पास कुछ नहीं है। नैतिक रूप से आज भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ के लोगों के दिलों पर राज करते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए कार्रवाई हो रही है। और 19 में 7 की 7 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी जीतने जा रही है। फिर कल आपकी पार्टी में आ जाए, खत्म हो जाएगी सारी कार्रवाई। छगन भुजबल का क्या किया आपने? फाइलें गुम हो गई ईडी से, इसीलिए पूरा देश शक कर रहा है आप पे। छोड़ दीजिए ना, कैमरे पे फोटो की चोरी करवा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आपके पास नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। आपकी पार्टी में आके फिर उसे गोदी में बिठा लेते हैं आप लोग। किस तरीके से राकेश जी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ एजेंसी से। आपसे किसी एजेंसी की हिम्मत है कि राकेश सिंह से सवाल पूछ ले?
कौन सी ऐसी एजेंसी है? कार्रवाई ना हो, नहीं हो भाजपा सकता। के किसी कार्यकर्ता से कोई पुलिस वाला नहीं बोल पाता है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? ठीक है राकेश जी, देवमोहन साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवाजी सरकार साहब के पास चलूंगा, चूंकि जाना भी एक मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। शिवाजी सरकार साहब, ये जो अपोजिशन के तमाम लीडरान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें चाहे आप मनीष सिसोदिया ले लें, अरविंद केजरीवाल ले लें, डीके शिवकुमार ले लें, रेवंत रेड्डी ले लें, अशोक गहलोत ले लें, सचिन पायलट ले लें, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसमें एक नाम है मायावती। मायावती का नाम मैं इसलिए भी ले लेता हूं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। मायावती ने ये साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और सबसे खास बात यह है कि कई स्कीम्स के ऊपर इन पे जांच जरूर चल रही है, लेकिन एक भी एफआईआर इनके ऊपर दर्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्या लगता है सर आपको? मैं आपको सालों पहले की बात बताऊं जी। मेरा ऊपर एक इनकम टैक्स का केस है जी। कि मैंने अपना एक छोटा सा किया और उसके कोई 90,000 रुपए का जो मैंने इंटरेस्ट की जो छूट जो सरकारी तौर पे इनकम टैक्स के रूल के तहत अवेलेबल थी, वो मैंने लिया। मेरे पास नोटिस आ गया कि आपने गलत, क्यों गलत लिया है? वो डेट ऑफ पोजीशन से आपने नहीं लिया, डेट ऑफ अलॉटमेंट, जबकि रूल यही है डेट ऑफ अलॉटमेंट। इनकम टैक्स ऑफिसर जो थे, मैंने उनसे कहा कि इसके क्या किया जाए। मायावती के खिलाफ भी यही केस है, थोड़ा बड़ा है, मेरा छोटा सा। कब कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ जो है केस चलता रहेगा, मायावती के खिलाफ। ये सरकारी तंत्र का सिस्टम। मैं 15 साल तक केस करता रहा और उसके बाद एपेलेट ने मुझे बरी कर दिया और सारी चीजें वापस की। मायावती के साथ कुछ नहीं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उस वक्त, उन्होंने सही बोला था। ये सिस्टम को अंदर से लोग जानते हैं, समझते हैं कैसे क्या चीजें होती हैं। तो सिस्टम का जो दुरुपयोग है वो हो रहा है हर लेवल। और ये जो सिस्टम का दुरुपयोग जब तक, या तो जैसे 2011-12 में रामलीला मैदान में बैठ सारे लोगों ने एक आवाज उठाई थी, तरह से आवाज उठाई जाए। हालांकि हम के बाद हमें मालूम हुआ कि जिस तरह से आवाज उठाई गई, दो चीजें की, जिन्होंने उठाई आवाज उन्हीं को धोखा। तो राजनीतिक दलों का यही चरित्र होगा तो जनता को कभी न्याय नहीं मिल सकता। और जनता को न्याय नहीं मिलेगा, वो अपने ही न्याय मांगेंगे, उनके साथ भी समस्या है। जो भी जहां जिस पार्टी में आज या कल सबको यही। ठीक। तो सवाल ये है कि राजनीतिक दलों को जनता के साथ बैठकर तब निर्णय लेना होगा। राजनीतिक दल किसी के माई बाप नहीं है, माई बाप तो जनता ही है। और मैं एक चीज और कहता हूं जी, बार बार चुनाव सुधार की बात हो रही है। मैं समझता हूं चुनाव सुधार की सबसे बड़ी जरूरी ये है कि हाउसेस के जो टर्म्स है वो 4 साल के होने चाहिए, और कोई भी पदाधिकारी 2 टर्म से ज्यादा अपने पद पे न रहे। ये जब तक सुधार नहीं होगा तब तक राजनीति में ये चीजें चलती है। ठीक। आप डिबेट करते रहेंगे, अपना आप भी बर्बाद करेंगे, हमारा भी बर्बाद करेंगे, और इनके तो पॉप आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। ठीक है शिवाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राकेश जी, आप ही के पास आऊंगा और यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अपोजिशन के तमाम लीडरों को इस वक्त ईडी ने अपनी रडार पर रखा हुआ है, लेकिन मायावती को एक तरह से समझिए कि ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। आपको क्या लग रहा है, चूंकि वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, सरकार के ऊपर हमलावर नहीं है, इसी वजह से? नहीं, हमलावर की इसमें बात क्या है? इसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, अगर हमारे 3 नेताओं को जेल में डाल दिया है, इस वजह से आप इनको भी डाल दीजिए। आपके कहने, आम आदमी पार्टी कहने से नहीं होगा। सबूत होंगे, तथ्य होंगे, एजेंसियां काम कर रही हैं। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि मैंने तो लूटा है भाई, और मेरे साथ इनको भी मैंने देखा है कुछ करते हुए। अरे तथ्य होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अपना जवाब दीजिए कि आपके सभी नेता बारी बारी, अरे आजाद भारत का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री है किसी प्रदेश का आपके पास जी, जो शराब घोटाले में जेल में है। अब इससे ज्यादा सर, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
आंदोलन करके जो पार्टी सरकार में आई थी, इतनी उम्मीदें थी, उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 14 लोगों की लिस्ट जारी की थी। राहुल गांधी, शरद पवार, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, जितने लोगों के साथ गठबंधन में है, उनकी लिस्ट इसी मैं बीपी हाउस में हूं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने जारी की थी, उन्हीं के साथ गठबंधन में है। और हम तो पहली बार ही कह दिया आपसे कि चलिए आरोप प्रत्यारोप किनारे करते हैं, ये बताइए किस गठबंधन का नेता सजा याफ्ता है? क्यों नहीं सांस खुलती, क्यों नहीं मुंह खुलता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कि आज ऐलान कर दें कि नहीं, जो सजा याफ्ता है, जिनको अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मोहर लगा दी है, उसके साथ नहीं बैठेंगे? है हिम्मत दोनों लोगों में? नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टी का नेता तड़ी पार रह चुका है, जारी है, बंद हो जाएगा, ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हिमांशु जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, हिमांशु जी से जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं अदालत से मुहर लगी हुई अपराधी की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ मटन खा रहे हैं राहुल गांधी, नहीं कर पाएंगे। आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, सारे दिन बुलाए मेहमान नहीं हो जाते हैं, अब पहुंच गए पाकिस्तान। राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता है, अब आप पाकिस्तान पहुंच गए। आप बोलते हैं, अरे आज ऐलान करिए, ये अवसर है आपके लिए कि मैं किसी सजा याफ्ता के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। ये अवसर आपके लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है, लेकिन आप पाकिस्तान पहुंच गए क्योंकि राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता है। आप तरीपार क्यों नहीं आई? अदालत ने किया है, अदालती प्रक्रिया जानते हैं, अदालती प्रक्रिया जानते हैं, कुछ जानकारी है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले लोग क्या बोल अरे रहे हैं? आपके ऊपर मानहानि भी हो सकती है और जेल में आप भी जा सकते हैं। इस तरह से अदालत की गलत व्याख्या कर रहे हैं। क्या कहा? सिर्फ एक नेता है जिसके साथ मटन खा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आपकी बौखलाहट, आपकी पार्टी की बौखलाहट ये दर्शाती है लोग का माल खाने नहीं देंगे। आप दोनों लोगों राकेश जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, हिमांशु जी को सुन लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास। अरे शर्म करो। जी बोलिए हिमांशु जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं। अरे इनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी तरीपार थे, उसके बारे में पता नहीं है। बेल पर रहना कोई गुनाह नहीं होता है। यदि आप प्लांटेड केस करते हैं और न्यायालय द्वारा बेल दिया जाता है तो आपको समझना चाहिए कि केस तथ्यहीन है, झूठा है। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि न्यायालय, हर बात में न्यायालय की बात करते हैं। आप भगत सिंह का मैं उदाहरण देता हूँ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को जब पैरवी के लिए पेशकश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान से लौट आए, इसलिए पैरवी नहीं। अरे यात्रा कहाँ पहुंची है आपके राहुल गांधी की? राहुल गांधी के पार्टी का हर प्रवक्ता जब बोलता है उसका विषय समझ के कह सकते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता होंगे, क्योंकि राहुल गांधी टाइप की ही बात करते हैं। वाले लोग हैं। राहुल गांधी टाइप की बात करना बंद करिए। आज ऐलान करिए कि जो अदालत ने जिस व्यक्ति को, जिस नेता को अदालत ने भ्रष्टाचारी सिद्ध किया है, उसके साथ नहीं बैठेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके रगों में भ्रष्टाचार है। आप जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G, जीजाजी, कोयला, सब घोटाले करके आप रहते हैं, और वही जो घोटालों से कमाई हुई संपत्ति है उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, हिमांशु जी, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। देवमोहन साहब के पास जाऊंगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए लगातार पक्ष रख रहे हैं आम आदमी पार्टी का। और जब मैं ये लिस्ट तैयार कर रहा था कि किन किन अपोजिशन के लीडरान के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं या जिनको ईडी ने अपनी रडार पर लिया हुआ, उसमें लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती का नाम था, उमर अब्दुल्ला का नाम था, फारूक अब्दुल्ला का नाम था, अखिलेश यादव का नाम है, भूपेश बघेल का नाम है, अशोक गहलोत का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, लालू परिवार के कई लोगों का नाम है, रेवंत रेड्डी का नाम है, डीके शिव कुमार का नाम है, केरल के सीएम का नाम है, जगन मोहन रेड्डी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। लिस्ट बहुत लंबी चली जाती है। आम आदमी पार्टी से समझने की कोशिश करूंगा। सर, 1, 2, 3, 4 कुछ नाम समझ आते हैं कि हाँ, इन लोगों को हो सकता है टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन इतनी लंबी फहरिस्त क्यों? पूरे अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए ना मंशा क्या है। 2024 का इलेक्शन है। हाँ।
घबराए हुए हैं कि सारी पार्टियां एकजुट हैं। इलेक्शन में 60% 65% वोट एक तरफ है और बचे हुए बीजेपी की तरफ है, एनडीए अलायंस की तरफ। घबराहट देखने को मिलती इस चीज से है कि डेली डेली ईडी को भेज भेज के, क्योंकि ईडी से जब ये अरेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको बेल लेने में दिक्कत होती है, पीएमएलए कानून की कुछ पेचीदगियां हैं। जी हाँ। उसके तहत ये लगातार मतलब अपोजिशन को नोटिस देना, समन इशू करना। 2024 के इलेक्शन से पहले इनकी कोशिश तो यही है कि अभी तेजस्वी यादव जी को, बाकी सोरेन साहब को कर ही दिया है, केजरीवाल साहब, अपोजिशन का जो भी नाम है सबको अंदर कर दें और उसके बाद ये अकेले इस देश में चुनाव लड़े। चुनावी प्रक्रिया में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में एकदम विश्वास नहीं है। राकेश जी हैं, इनकी बात सुन के पता लग रहा था मुझे कि बीजेपी कार्यकर्ता है। डिबेट किसी भी मुद्दे पर रहे, घुमाना है बस। जैसे बीजेपी पार्टी चारों तरफ घुमाती रहती है, वैसे ये घुमाते रहते हैं, पॉइंट की बात नहीं बताते कि ईडी में आते ही नहीं बोल पा रहे हैं। ईडी में आते ही, अरे अदालत ने उनको ईडी का समन आते ही, जांच होते ही कोई आदमी इनकी पार्टी में आ जाता है तो वो कैसे साफ हो जाता है, ये बताएं। जांच का सामना करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। आप जांच को जांच के तरीके से करिए, भाजपा के कार्यालय से सम्मन इशू करना बंद करिए। अरे हम बिल्कुल कानून का पालन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से जवाब दे रहे हैं। सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था, उन्होंने सारे कानून का पालन किया था। केजरीवाल जी गए थे उनके दफ्तर, हाजिर हुए थे, उनके हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन ईडी गैर कानूनी असंवैधानिक नोटिस दे रही है, समन दे रही है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। जब कानूनी हो जाएगा चले जाएंगे। कहां भाग रहे हैं? यही बैठे हुए हैं सिविल लाइंस में। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं राकेश जी कि कभी पॉइंट पे भी बात कर लिया कीजिए आप लोग। आप बताइए कि ईडी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? सूटकेस लेने का भी काम कर रही है ईडी, सूटकेस ले जा रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद फिर वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं आप लोग, बिना सर्फ के धो दे रहे हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग उसको, और नहीं जो सुनता है वो जेल में होता है। पेचीदगियों में उसको उलझा के रखते हैं। कोर्ट बार बार कहता है कि 1 रुपया नहीं है इनके पास, कुछ नहीं मिला है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अरे आप पाक साफ है, अदालत जाइए। दीजिए, कैमरे पे पूरे देश ने देखा है लोकतंत्र की हत्या करते हैं आप लोग। लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा पार्टी कभी भी संविधान के साथ नहीं चली। इस देश को जमानत देना चाहते हैं आप लोग। आपके मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिल रही है, आपके संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रहा है। वही बता रहा हूँ आप। अभी वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जमानत दे देंगे आप लोग। अभी जमानत मिल जाएगी कभी। हाजिर होंगे। तो 10 एग्जाम्पल देख चुके हैं राकेश जी हम लोग। जनता का केजरीवाल ने जितना लूटा है वापस करना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, अब मुझे अपने प्रोग्राम को खत्म करना होगा। एक एक कमेंट में देता हूं। राकेश जी, आपसे बहुत छोटा सा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? अब यही एजेंसियां तय करेंगी, पहले जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं ना, ये जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार किया उसका जवाब नहीं है तो भाग रहे हैं। अरे जिस दिन आएंगे जनता का लूटा हुआ एक एक पैसा वसूला जाएगा और जनता को वापस किया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं हिमांशु जी के पास आखिरी बार आ रहा हूं। हिमांशु जी, वही सवाल मैं करूंगा जो मैंने देवमोहन साहब से किया था। बहुत लंबी फहरिस्त मैंने गिनाई थी, इतने सारे 1 2 3 4 6 आधा दर्जन मैं कहता हूं कि ठीक है, इतने लोगों को टारगेट किया जा सकता है। पूरा अपोजिशन, और इल्ज़ाम भी कोई छोटे मोटे नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शराब घोटाला आपके ऊपर है, एम्बुलेंस घोटाला है, तमाम क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर का मामला है, जेकेसीए में यहाँ पर कथित तौर पर पैसे लेने का इल्जाम अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर है। इल्जामात भी बड़े बड़े, कोई छोटे इल्जामात नहीं है। देखिए, असल में मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये सारे लोग जो अभी सत्ता में बैठे हुए अंग्रेजों के अनुयायी, ये अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। जब आजादी की लड़ाई होती थी ये लोग स्वतंत्रता सेनानियों का पता बताते थे और 60 रुपये महीना पेंशन पाते थे। तो ये लोग तो वही काम करेंगे जिस तरह से जातियां इस देश में अंग्रेजों ने किया है, वही जातियां आज ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों को आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। जब अंग्रेजों का सूरज इस विश्व में कहीं अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका अंत यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर दिया तो ये किस खेत के मूली हैं? भारतीय जनता पार्टी का भी समूल नाश होगा। अहंकार न रावण का रहा है न कंस का रहा है, सबका अहंकार का अंत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह
और नरेंद्र मोदी का भी अहंकार चूर चूर हो जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, औरंगजेब और जिन्ना भी गुजरात के थे और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं। ये वही लोग हैं और जाके जिन्ना के मजार पर चादर पोशी करते हैं और पाकिस्तान में जाके चुपचाप बिरयानी खा लेते हैं। ये वही लोग हैं। ये लोग फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलने वाले हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और 90 वर्षों तक अंग्रेज इस देश में फूट डालो और शासन करो की नीति पर राज किया। आज भाजपा फूट डालो और शासन करो की नीति पर और साम दाम भय भेद दंड अपना करके सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि इनके दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है हिमांशु जी, वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट राकेश जी से ले लेता हूँ, राकेश जी का जवाब सुन लेता हूँ। राकेश जी, बहुत संक्षेप में। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि बांटो और राज करो। अरे आपने दूसरे ग्रह नहीं रहते। डीके सुरेश आपके सांसद हैं। अरे उनका बयान सुन लेते थे, ये बयान नहीं देते आप। किस तरह का चरित्र है देश के बारे में, देश की एकता के बारे में, देश की अखंडता के बारे में। डीके सुरेश के बारे में बताइए, उनके बयान के बारे में बताइए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चुप्पी बताइए, क्यों डीके सुरेश के बयान पर चुप्पी है? चरित्र बताता है कांग्रेस का डीके सुरेश ने जो बयान दिया है। ठीक है राकेश जी बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये चर्चा बहुत गर्म रही, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन साहब के साथ हुआ, चूंकि कल तक सीएम हुआ करते तो आज वो पूर्व सीएम हो गए। आगे क्या कुछ हालात रहेंगे देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।